Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session we'll discuss these articles. हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नर के बारे में. क्यों करेंगे? I'll discuss the whole article. हर एक आर्टिकल पे कंप्लीट चर्चा होगी. MSME reclassification, digital threat report 2024, active mobility and India's cotton production. हर एक आर्टिकल मेंस के लिए भी रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी रेलिवेंट है. राइट आप उसी आर्टिकल को मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे आई लेट यू नो कि आप इसको कौन से जीएस से कनेक्ट कर सकते हो. श्रीराम्स आईएएस हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. You can trust the quality content, and for those who are preparing for upcoming attempt 2025, there is this previous year question series by our faculty Mayank Bharadwaj sir. He's taking these sessions topic wise. He's covering the previous year questions. You can have a look. They are absolutely free of cost, and there are other for the one who are preparing for 2026, we have UPSC foundation course. ठीक है, जिसमें जीएस के सेशंस हैं, सीसैट क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है, टॉपर स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज देयर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर करवाया जा रहा है. अगर आपको इस कोर्स की डिटेलिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो. हाल ही पहले आर्टिकल पे चलते हैं. ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2, पेपर 3, प्रीलिम्स यू कैन कनेक्ट इट विद. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिपोर्ट एक लॉन्च करी है, दैट इज डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर. नाउ एज फार एज डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 इज कंसर्न, ये एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट है जो आपको बताती है अबाउट द लेटेस्ट साइबर रिस्क एंड द थ्रेट्स जो हो रहे हैं इन द इंडियाज बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर. आप लगा लीजिए कि आपका जो डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए एक हेल्थ चेकअप है. कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, साइबर अटैक्स क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स आर इंक्रीजिंग, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक जॉइंट एफर्ट है. इसमें 3 बॉडीज एसोसिएटेड हैं, SISA, CRT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड स्पेशल ग्रुप दैट फोकसेज ऑन साइबर थ्रेट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो. सो 3 बॉडीज आर इन्वॉल्व. रिपोर्ट क्या कह रही है कि इंडिया के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर साइबर थ्रेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड ये थ्रेट्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं एंड दे आर बिकमिंग हार्ड टू डिटेक्ट. समझ आ गई? देखो, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज या आपका फाइनेंशियल डेटा आपके उनके पास आपका है, पर्सनल डेटा है. अगर ये वेल प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो आपकी आइडेंटिटी रिस्क हो सकती है, मनी एट रिस्क हो सकता है. तो ये रिपोर्ट बेसिकली हेल्प करती है सरकार को, कंपनीज को टू अंडरस्टैंड कि रिस्क कहाँ है ताकि वो प्रिवेंट कर सके ऐसे मेजर डैमेज को. ठीक है जी. सो दीज आर दी हाईलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट. सोशल इंजीनियरिंग ऑन द राइज, मतलब हैकर्स जो हैं दे आर ट्रिकिंग पीपल, जैसे फिशिंग के थ्रू, फेक ईमेल्स के थ्रू, वेयर दे प्रिटेंड टू बी समवन ट्रस्टेड, राइट, और फिर आप मान लेते हो. दे आर बिकमिंग मोर क्लेवर एंड दे आर मेकिंग यू फूल इवन द ट्रेन्ड एम्प्लॉयज इन द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल कंपनीज, राइट. सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, बेसिकली यहाँ पर कंप्लायंस सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि जो बैंक हैं, जो कंपनीज हैं, जो आउटसाइड वेंडर्स यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, थर्ड पार्टी वेंडर अगर सिक्योर नहीं है तो हैकर्स कैन सीक इन. ठीक है जी. कंप्लायंस इवोल्यूशन, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. हाँ जी. Compliance evolution, persistent control gaps and AI powered threats. What is compliance evolution? Compliance मतलब you're following the laws, the rules. Earlier it was just about checking the boxes. Now it's becoming a strategic tool. See, when done right now, compliance can help the organizations to grow safely. Persistent control gaps, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन दोज जिनकी गुड सिक्योरिटी है, वो फिर भी आप वैसे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन बेसिक मिस्टेक कर जाते हो. वही काम इनका है. ठीक है. AI पावर थ्रेट्स, अभी तो AI इज नाउ बीइंग यूज्ड बाय बोथ द साइड्स.
डिफेंडर्स भी यूज़ कर रहे हैं और हैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? सो दैट इज़ व्हाट दे आर mentioning about. Now moving to the next article. Before that, let me tell you, we have this geopolitical dialogue series where two best faculties, they come and discuss some of the hot burning issues. Episodes are out, you can refer, and apart from it there are various other sessions on the platform. Have a look. If you find interesting, continue, subscribe to the channel. कॉटन प्रोडक्शन की बात करते हैं। इशू क्या है? कॉटन में तो हमारी प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन रही है हमेशा, पर पिछले 10 सालों में हमारी कॉटन प्रोडक्शन 25% ड्रॉप करी है। क्यों करी है? बता देते हैं। बिकॉज ऑफ पिंक बॉलवर्म। ठीक है जी। ये जो पेस्ट है ये कॉटन प्लांट्स को अटैक करता है, कॉटन बॉल्स को, जैसे आपने पिक्चर में देख रहे हो। क्रॉप डैमेज होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम, फार्मर लॉस होगा, फार्मर को होगा, हार्वेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या है, अब अगर आपकी कॉटन का क्रॉप वो अगर रेसिस्टेंट हो इसके लिए, जैसे बीटी कॉटन मैं भी आपको बताऊंगी, तो वैसे अगर सीड्स आप ले आए दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फाइट दिस पिंक बॉलवर्म, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो आप कहोगे ये तो हमारे पास है जेनेटिकली मॉडिफाइड। सुनते हैं अभी। देखो पहले ना लेट्स टॉक अबाउट बीटी कॉटन। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, ये हवा में सुनने वाली नहीं है, ये लिखने वाली भी है। हालांकि आपको यहाँ पर कॉटन का कुछ आर्टिकल लाइनिंग्स मिल जाएंगी, बट खुद से लिखोगे तो फ़ायदा होगा। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक स्पेशल जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। समझ गए? ये जो कॉटन है, ये बीटी कॉटन, ये इसीलिए बनाई गई ताकि ये पिंक बॉलवर्म जैसे पेस्ट को किल कर सके। क्योंकि इट इज बिल्ड इन टॉक्सिन्स। देयर आर 2 CRY क्राई आप कुछ भी बोल लीजिए, 1AC एंड 2AB। ठीक है। नाउ व्हेन बीटी कॉटन वाज इंट्रोड्यूस तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि पिंक बॉलवर्म वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, वो मर जाएगा, वो अटैक ही नहीं करेगा, कॉटन सही सलामत रह जाएगी। दिक्कत ये है कि अब पिंक बॉलवर्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता टॉक्सिन का जो बीटी कॉटन रिलीज कर रही है। गॉट यू, वो उस टॉक्सिन से भी यूज टू हो गया है। और ये ओवर द टाइम हुआ। ये होता है जब वही सेम GM क्रॉप इज यूज फॉर सो मेनी ईयर्स, नाउ इट हैज बिकम रेसिस्टेंट। राइट? समझ आ गई? तो कॉटन की यील्ड ऑब्वियसली गिरेगी। कॉटन की यील्ड गिरेगी तो जहां पर आप पहले एक्सपोर्ट करते थे अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो गई है। आप इंपोर्ट करोगे तो आपके फॉरेक्स रिजर्व पे इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, है ना? सो अभी क्या है, companies have developed new GM seeds that can fight today's pests better, but the government has not given approval. So farmers are using those older seeds also, जो जहाँ पर वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो चुका है। समझ गए आप बात? ये पूरा सिनेरियो है। कोई डाउट तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि इंपोर्ट कम हो गया है, क्यों हुआ है, क्या कारण है। अब नई टेक्नोलॉजी, सी ओल्ड बीटी कॉटन इज नो लॉन्गर फुली इफेक्टिव। नाउ यू आर ट्राइंग टू हैव न्यू टाइप्स ऑफ बीटी जीन्स. Now there are new BT genes that were not used before in India, right? So synthetic BT genes, scientists are creating artificial version of BT genes that are more stronger, that are more toxic to this pink bollworm, right? अच्छा, कॉटन का ऐसा है, ये आप देख लो कि इंडिया के अंदर कॉटन की कल्टीवेशन इट हैज़ अ वास्ट एरिया. हमारे इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो जैसे जहाँ पर जैसा इरिगेशन मिलेगा, जहाँ जैसी, देखो अब ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छी होगी तो वो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर एल्यूवियल सॉइल है गैंगटिक प्लेन्स के पास तो वहाँ वीट अच्छा होता है.
राइस अच्छा होगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा आप वहाँ शुगर केन ग्रो करोगे। समझ रहे हो आप बात को? तो ये फ़ायदा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इंडिया में ना, इंडिया जो टैक्स सी इंडिया फेसेस लोअर टैरिफ्स ऑन इट्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन द मार्केट्स लाइक यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी पे बहुत सी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया, अगर आप अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 27% ड्यूटी पे करनी पड़ती है। चाइना 54% पे करता है, बांग्लादेश 37। आपको एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यू हैव दिस कॉम्पिटिटिव एज, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि अगर कोई पेटिशन, कोई पीआईएल, कोई केस नहीं दर्ज हुआ तो वो खुद से आगे आती है और ताकि देखो जस्टिस हो हर जगह। इसलिए आर्टिकल 142 इज लाइक सुओ मोटो एक्शन दैट सुप्रीम कोर्ट टेक्स बाय आर्टिकल 142 एंड 141। आई एम नॉट श्योर 141, हाँ 141 142 ऐसे ही है कुछ। तो 142 तो है ही, 2-3 और भी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी सुप्रीम कोर्ट टेक्स एक्शन। अब एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है इन दिस तमिलनाडु गवर्नर केस। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर यही है कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवी's डिसीजन टू विदहोल्ड द असेंट टू 10 बिल्स डिक्लेयरिंग इट इलीगल एंड कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने जो 10 बिल्स को विदहोल्ड कर रखा था दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। गवर्नर के पास जब असेंबली ने बिल पास किया, गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। अब गवर्नर या तो 4 चीज़ें करेंगे उसके साथ, या तो वो उसको असेंट कर देंगे, लॉ बन गया, या विदहोल्ड करेंगे असेंट को, है ना। फिर वो उसको रिजर्व करेंगे कि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के लिए, कंसिडरेशन के लिए, या उसको फिर वो रिटर्न बैक कर देंगे असेंबली को, फिर असेंबली वापस से उसको कंसीडर करेगी। अब मुद्दा ये है कि अगर आपने उसको विदहोल्ड किया है, आपने उसको स्टॉप कर दिया है, नहीं दिया अपना असेंट, तो आप उसको कब तक अपने पास रख सकते हो? वो देयर इज एन आर्टिकल 200 जिसमें देयर इज अ प्रोविजन कि आप उसको एज सून एज पॉसिबल वापस असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए भेजो, अगर आपके कोई रिकमेंडेशन है उसके साथ। तो वो एज सून एज पॉसिबल वाली टाइमलाइन कितना जल्दी वो नहीं पता। अब इसके चलते वो बिल पड़ा है उनके पास, वो बोलते हैं पॉकेट वीटो उन्होंने यूज कर रखी है कि वो अपने पास उन्होंने बिल को रखा है। देयर आर डिलेज, राइट। अब क्योंकि देखो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दीज थिंग्स हैपन जहाँ पर स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट अलग अलग है। गवर्नर कैसे आता है? गवर्नर कोई इलेक्टेड हेड थोड़ी है, आप गवर्नर नहीं चुनते हो, आप तो एमपी चुनते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो ये मुद्दा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है, डेडलाइन दी है कि भैया देखो, अगर आपने विदहोल्ड करना है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए, तो आप उसको 1 मंथ तक कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपने बिल को विदहोल्ड कर रखा है विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, तो आप उसको 3 मंथ्स का टाइम है, फिर आपको उनको वापस देना पड़ेगा। अगर वो वापस आपने दिया, असेंबली के पास गया, असेंबली ने उसको रिकंसिडर किया, कुछ नया नहीं डाला, जो वो वापस आपके पास बिल आया है, तो आपको उसको विद इन 1 मंथ असेंट देना पड़ेगा। कोई चेंजेस नहीं किए, असेंबली ने वापस बिल भेज दिया, सब कुछ उनको सही लगा दोबारा से, तो वापस जब बिल आया है सेकंड राउंड में, तो आपको उसको 1 महीने के अंदर असेंट देना है। क्रक्स पूरा मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोलना है और ये पढ़ लेना चैप्टर आज के यार, तो वहीं पर काम निबट जाएगा। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं आर्टिकल 200 के तहत, जहां पर आप बिल को असेंट देते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल वापस भेज दीजिए रिकंसिडरेशन के लिए, या बिल को रिजर्व कर लीजिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। नाउ देयर इज अ प्रोविजन जहां पर गवर्नर रिटर्न कर सकते हैं, मनी बिल की बात नहीं हो रही है, एक्सेप्ट मनी बिल, एज सुन एज पॉसिबल। अब ये एज सुन एज पॉसिबल क्या है ये नहीं पता ना, टाइम लिमिट नहीं मेंशन। अगर वो बिल आपने वापस भेजा और वो बिल अगेन लेजिस्लेचर ने पास किया, अब गवर्नर इज बाउंड टू ग्रांट दी असेंट, वो आपको 1 मंथ के अंदर देना है, कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत नहीं है, तो भैया टाइम लिमिट होनी चाहिए। समझ आ गई बात? ये पूरा मुद्दा है,
ठीक है. सो दिस केस इज अबाउट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट. समझ गए? सो आर्टिकल 200 भी समझ गए. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी मैंने आपको बता दिया. इट मैटर्स क्योंकि देखो देर आर स्टेट्स लाइक केरला, दे आर ऑल्सो फेसिंग द डिलेज. तो सेम ये रूलिंग इन्फ्लुएंस करेगी फ्यूचर केसेस को भी. समझ आ गई बात? कोई टाइम लिमिट नहीं था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉकेट वीटो. सी व्हाट इज पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो इज व्हेन गवर्नर डज नॉट अप्रूव द बिल. ठीक है, बिल अप्रूव नहीं किया, वापस भी नहीं भेजा, ऐसे पड़ा है आपने बस में पॉकेट में डाल लिए. बिल इज साइलेंटली एट वेटिंग, ना ऑफिशियली अभी रिजेक्ट हुआ है. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है ना. तो आर्टिकल 200 में कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ वर्ड शैल, जहां पर गवर्नर मस्ट एक्ट. आप पॉकेट वीटो मतलब ऐसे साइलेंटली बिल पड़ा है नहीं, यू हैव टू एक्ट. इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल. So the spirit of the constitution is very clear that governor is supposed to act promptly, reasonably. You cannot cause endless delays. ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने देर आर वेरियस केसेस. स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर केस 2023 का भी था, यहाँ पर पंजाब के गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया टू अप्रूव सम बिल्स. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर मस्ट रिस्पेक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. अगर कोई डाउट है, even if there is a doubt, governor cannot block the law making process. If you want to withhold the assent, ठीक है, you return the bill with an explanation under article 200. You cannot just ignore it. You cannot just वो pocket veto नहीं होती है यहाँ. तमिलनाडु के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रूलिंग दी है कि गवर्नर्स आर नॉट इलेक्टेड. हमारे पास वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है यहाँ पर. आपने जिनको इलेक्ट किया है वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय यू. तो आपने जिनको रिप्रेजेंट किया उनके पास पावर होगी. समझ रहे आप बात को? तो ये है पूरा मुद्दा. तो कोर्ट ने टाइम लिमिट्स, क्लियर टाइम लिमिट्स निकाल दी हैं. ठीक है जी. तो यहां पर आर्टिकल 142 का यूज किया है कोर्ट ने. आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लिया. ठीक है, ठीक है. तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं. यूनियन बजट 2025 ने इंट्रोड्यूस की है रिवीजन. आप एमएसएमई की क्लासिफिकेशन जब करते हो तो उसमें अब वो क्लासिफिकेशन रिवाइज करिए, जिसकी वजह से काफ़ी डिबेट हो रही है. माइक्रो एंटरप्राइज कब कहेंगे आप? जब इन्वेस्टमेंट होगी अप टू 2.5 करोड़, टर्नओवर होगा 10 करोड़. पहले यही 5 करोड़ था और ये 2.5 करोड़ 1 करोड़ था, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज होगी. स्मॉल एंटरप्राइज होगी 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर. मीडियम एंटरप्राइज होगी 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर. तो ये रिवाइज करनी है नंबर्स और ये आपको याद करने पड़ेंगे. इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि उस बिजनेस ने कितना पैसा डाला है, मशीनरी ली है, इक्विपमेंट ली है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट. टर्नओवर होता है, जैसे सिंपल शब्दों में बताऊं, साल भर में वो बिजनेस टोटल इनकम उस बिजनेस की कितनी आ रही है, टोटल इनकम द बिजनेस इज अर्न, वो उसका टर्नओवर हो जाता है. ठीक है. तो पहले टर्नओवर की लिमिट कुछ और थी, अब टर्नओवर की लिमिट कुछ और है. अगर पहले 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए आ जाती थी, तो अब वो 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो माइक्रो में आओगे. पहले 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आप स्मॉल में आ जाते थे, अब भी 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट है तो आप स्मॉल में आओगे. लिमिट्स बढ़ा दी. क्यों करी? लिमिट्स हाई कर दी. सो मोर ग्रोइंग बिजनेसेस दे कैन स्टिल से अंडर द एमएसएमई कैटेगरी एंड गेट द बेनिफिट, है ना. मोर जॉब क्रिएशन, बेटर एक्सेस टू द क्रेडिट. कंसर्न्स क्या है? कंसर्न ये है कि एक स्मॉल बिजनेस विल फाइंड इट हार्ड टू कम्पीट विद द एमएसएमईज हु आल्सो क्वालिफाई अंडर द न्यू लिमिट. पहले 1 करोड़
तक में आप माइक्रो में आते थे, अब 2.5 करोड़ तक में माइक्रो में आने लग गए उनका। वो तो ये कह रहे हैं माइक्रो में अगर आपने लिमिट ज़्यादा दे दी, माइक्रो के लिए जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होंगे, पहले अगर 1 करोड़ की लिमिट में इतने आ रहे थे तो अब वो ये लिमिट बढ़ा दी तो और माइक्रो भी आ गए, माइक्रो एंटरप्राइजेज में और भी बिजनेसेस आ गए। ज़्यादा बिजनेसेस आएंगे, सरकार कह रही है, तो उस दे विल गेट द बेनिफिट, ग्लोबल कंपटीशन अच्छा होगा। लेकिन कंसर्न्स ये कह रहे हैं कि जो छोटा बिजनेस माइक्रो में था और जिसकी वजह से और माइक्रो के अंदर आ गए हैं, उनके साथ compete करना डिफिकल्ट हो जाएगा, right? Banks will become now more cautious with the lending, right? So ये पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बड़े MSMEs जो हैं, they might grab the big share of the benefit now, ठीक है जी। तो this is like two sides of the coin। नए रूल्स के लिए सपोर्टर्स ये कहेंगे कि लार्जर MSMEs हैं, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। जो रूल्स के अगेंस्ट हैं, जिनको कंसर्न है, वो ये कहेंगे कि देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, क्रेडिट एक्सेस में दिक्कत होगी, ठीक है। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, एक्सीडेंटल डेथ एंड इंजरीज ऑफ साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन, स्ट्रीट वेंडर्स, दे आर इंक्रीजिंग इन द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। एक्टिव मोबिलिटी क्या होती है? यू आर मूविंग अराउंड, आप अपनी एनर्जी, और यूजिंग योर ओन एनर्जी। वॉकिंग में आपकी एनर्जी जाती है, साइकिलिंग में आपकी एनर्जी जाती है, स्केट बोर्ड करते हो आपकी एनर्जी जाती है, राइट? इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, कोई पोल्यूशन नहीं होता, सिटीज़ क्लीन रहेंगी, ग्रीन रहेंगी। एक्टिव मोबिलिटी इज ह्यूमन पावर्ड ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। कार में बैठ के जा रहे हो तो आपकी थोड़ी एनर्जी जा रही है, इंजन जा रहा है। वॉकिंग, और उससे पोल्यूशन हो रहा है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्केट बोर्डिंग, दे आर यूज फॉर कम्यूटिंग, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ, पोल्यूशन भी कम होगा, दोनों तरीके से फायदा है। नाउ मेनी पीपल इन द बिग इंडियन सिटीज दे वांट टू वॉक, बट वो तो ना, सड़कें सेफ नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, ये एक स्पेशल लेन है वॉकिंग वालों के लिए और साइकिलिंग वालों के लिए, वहां पर भी कार और बाइक्स जा रही हैं, वहां पर भी स्ट्रीट वेंडर्स ने अपनी फिर स्टॉल लगा ली। दिल्ली बैंगलोर में 2 व्हीलर्स एंड द कार ड्राइव इन द साइकिल लेन्स। जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही करते हैं, तो साइकिलिस्ट मेन रोड पे आ जाता है, दैट इज डेंजरस। वो एक क्लियर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। सी, आई रिमेंबर, आज से कुछ मे बी 7-8 years बैक, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही केम फ्रॉम सिंगापुर, एंड ही सेड कि वी वर इन दिल्ली दैट टाइम, सो ही वॉज वॉकिंग वेरी, वो था ना, बेचैन तरीके से ही वॉज वॉकिंग विदाउट एनी टेंशन कि आई एम तो वॉकिंग ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। So we were crossing the road and he said कि I am on the zebra crossing, it's fine, it's safe। मैंने कहा कि यहाँ कोई फॉलो तो करे जेब्रा क्रॉसिंग, आप रोड आप क्रॉस कर रहे हो जस्ट फीलिंग कि कोई कार आपको देख के रुक जाएगी क्योंकि आप जेब्रा क्रॉसिंग बेसिकली आर फॉलोइंग इट, तो वो कार, एंड इट वॉज लिटरली हैपेंड कि ही वॉज क्रॉसिंग एंड कार केम सडनली, सो बच गए। बट कहने का मतलब ये है कि रूल्स फॉलो करना चाहिए सबको। अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो दूसरों को रुकना है, वो कार वाले रुकते ही नहीं है। अब ये सिर्फ वो ये नहीं कि मैडम सिर्फ कार वाले, कोई नहीं रुकता, मतलब अब रेड लाइट पे आप रुकते हो, रुकना है, कहीं कहीं रुकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप में से कितने होंगे कि जो वो जो पेडेस्ट्रियन वॉकिंग के लिए रास्ता है, आप उस पर अपनी साइकिल और वो अपनी बाइक ले जाते हो, ट्रैफिक जैम होता है तो, राइट? कहीं से भी लोग कहीं, अच्छा एक क्रॉसिंग का तो एक बहुत अच्छा वो है, सड़क क्रॉस करनी होती है ना, तो वो डिवाइडर होता है, वो डिवाइडर टाप के क्रॉस कर रहे हैं, राइट? इट विल लीड टू एक्सीडेंट, पीपल क्रॉस एनीवेयर,
ड्राइवर्स की फिर स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, दे डोंट स्टॉप एट द रेड लाइट समटाइम, ओ गलती से क्रॉस होगी, रास्ता नहीं देते चलने वालों को, सबको अपनी जल्दी है. तो इन चेन्नई ऑल्सो even at zebra crossing vehicles don't stop for pedestrians. It is risky to walk. This all matters. ठीक है जी. Walking and cycling is gaining attention in the cities. Active mobility is getting a lot of focus because it helps you to solve many problems. ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, इवन हेल्थ की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी. बट द थिंग इज देयर आर टू मेनी डेथ of the walkers and cyclists. Karnataka में 13% of the road deaths in 2020 were pedestrians. So Karnataka active mobility bill 2022 लाया ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए on foot and on the cycles. ठीक है जी. So this was the whole session. I hope things are clear. If any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.